ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। आज हम लोग कोऑर्डिनेट में पढ़ने वाले हैं, दो तीन चीज पढ़ने वाले हैं। पहला बात क्या हो गया कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो दो लाइन अगर पैरेलल होगा तो उनमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकलता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन टू लाइंस। जब दो लाइन आ जाएगा इंटरसेक्ट करेगा, सो विल हैव फोर एंगल्स, टू ऑपोजिट एंगल्स इन फैक्ट यू कैन से। तो वो जो एंगल को बाइसेक्ट करेगा और दो ठो लाइन, वो दोनों लाइन क्या होगा उसका बारे में पढ़ेंगे हम। और तीसरा चीज हम लोग पढ़ेंगे क्या, पोजीशन ऑफ टू पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू ए लाइन। एक लाइन होगा, उसका रिस्पेक्ट में दो ठो पॉइंट का पोजीशन क्या होगा। तो जब आएगा हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं कि फर्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। जैसे हमारे पास ये दो पैरेलल लाइन है, मान लेते हैं these are two parallel lines। एक लाइन ये हो गया और एक लाइन हमारा ये हो गया। तो ये दो लाइन हमको दिखाई दे रहा है कि दो लाइन पैरेलल है। तो ये दो लाइन का अंदर में बिटवीन दिस टू लाइन व्हाट इज द क्या बोलते हैं उसको, एंगल डिस्टेंस बिटवीन देम। सपोज ये लाइन का इक्वेशन हो गया a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, जो कि लाइन का जनरल इक्वेशन हम लिखते हैं इसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा लाइन का इक्वेशन हो गया हमारा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा दूसरा लाइन का इक्वेशन हो गया। अब ये दोनों में डिस्टेंस क्या है वो हमको निकालना है। ऐसा अगर सोचा जाए तो ये दोनों में डिस्टेंस निकालने के लिए क्या कर सकते हैं। मान लेते पॉइंट यहाँ पे है, मान लेते ये पॉइंट यहाँ पे एक पॉइंट है, तो यहाँ से ये डिस्टेंस निकाल लेंगे जो कि हम लास्ट क्लास पढ़े तो उसका यूज करके निकाल सकते हैं। ये डिस्टेंस P1 हो गया और यहाँ से ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये डिस्टेंस हमारा P2 हो गया, फिर P2 माइनस P1 करेंगे तो दैट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पैरेलल लाइंस। ऐसा हो सकता है। ओके, नेक्स्ट हो गया क्या, मान लेते पॉइंट यहाँ पे है, तो इन दैट केस ये P1 हो जाएगा और ये P2 हो जाएगा। तो P1 प्लस P2 हो जाएगा उस समय डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। और अगर पॉइंट यहाँ से हो गया अकॉर्डिंगली हमको मिल जाएगा। ठीक है, अब बात हुआ क्या, यहाँ पे पॉइंट कहाँ पे है उस विथ रिस्पेक्ट टू दैट अगर हम देखेंगे हमारा डिफरेंट केसेस आ रहा है। एक बार P1 प्लस P2 हो रहा है, एक बार P2 माइनस P1 हो रहा है। अगर नीचे से हम देखेंगे फिर से उस हिसाब से हमको सोचना पड़ेगा। तो हम इतना सारा झंझट में ना पड़ के हम लोग सिंपली व्हाट विल डू, हम ऐसे कर सकते हैं क्या। अच्छा एक मिनट, ये दो लाइन पैरेलल है। अच्छा, पैरेलल लाइन का कंडीशन क्या होता है कि a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 होता है। ये पैरेलल लाइन का कंडीशन होता है। इसीलिए दो लाइन पैरेलल जब होता है हम वहां पे क्या करते हैं, एक कांस्टेंट को खाली चेंज कर देते हैं, बाकी दो को ऐसे रख लेते हैं। यहाँ तक y तक हम वैसे रख लेते हैं। तो लेट मी चेंज द इक्वेशन स्लाइटली। इक्वेशन ऑफ दिस टू लाइंस स्लाइटली चेंज कर लेता हूं मैं। a1x प्लस b1y ना लिख के ax प्लस by लिखता हूं। ax plus by plus c1 is equal to 0, then we have got ax plus by plus c2 is equal to 0। अब ये दोनों में डिस्टेंस हमको निकालना है। ये दो पैरेलल लाइन हो गया, हमको पता चल गया। कैसे पता चल गया पैरेलल लाइन है, क्योंकि a1 by a2 is equal to b1 by b2 हो रहा है अभी। अब ये दोनों में डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस जो है ना, ये डिस्टेंस ये दोनों में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा वो हम निकाल सकते हैं सिंपल वे में। क्या, c1 माइनस c2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये दोनों में परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला जो है वो क्या आएगा, p इज इक्वल टू c1 माइनस c2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये तो फिर से बात वही हो गया कि हो सकता है ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। ये तो पॉजिटिव होगा ही, रूट ओवर है तो रूट ओवर का सामने माइनस नहीं है तो हम माइनस डाल नहीं सकते। तो ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा हमको पता नहीं है, लेकिन डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो इन दैट केस मतलब क्या हो गया, ये जो है ना ये इसके ऊपर हमको मोड़ देना पड़ेगा। सो दैट इज हाउ वी गॉट द फॉर्मूला कि दो लाइन में, अगर दो लाइन पैरेलल है तो दो लाइन में डिस्टेंस क्या होता है, कैसे निकलता है। यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड इट। ये फॉर्मूला यूज करके हम दो लाइन में डिस्टेंस क्या निकाल सकते हैं। क्लियर, चलो इसका यूज करके हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस लाइन।
दो लाइन यहाँ पे मेरे को दे दिया फिर से और बोला है कि ये दो लाइन में डिस्टेंस कितना है निकाल के बताओ। दो लाइन में डिस्टेंस क्या है निकाल के बताओ। ये एक लाइन हो गया, ये दूसरा लाइन हो गया। ये दो लाइन में डिस्टेंस कितना है निकालने के लिए बोला है। अब लाइन दोनों का इक्वेशन लिखता हूं मैं, तो क्या है 3x माइनस 4y है ना, उसके बाद क्या है -5 इज इक्वल टू 0। ये पहला लाइन का इक्वेशन हो गया। दूसरा लाइन का इक्वेशन हो गया 6x माइनस 8y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब बोला है कि ये दोनों में डिस्टेंस कितना है निकालो। अब यहाँ पे मैं देख तो रहा हूं कि ये दो लाइन पैरेलल है। क्यों? क्योंकि 3/6 1/2 होता है और -4/-8 वो भी 1/2 होता है। तो ये दो लाइन पैरेलल तो है, हमको पता चल रहा है। लेकिन ये दो लाइन में डिस्टेंस निकालने के लिए ये जिस तरीका से है उस तरीका से फॉर्मूला नहीं दिया है, मतलब उस तरीका से इक्वेशन नहीं दिया है। क्योंकि यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं क्या, दोनों लाइन का इक्वेशन में ax और by तक सेम है। ax और by दोनों में सेम है, इसमें जो है इसमें भी वही है, लेकिन c जो है अलग अलग है। अब यहाँ पे हमको क्या दिखाई दे रहा है कि x और y तक भी यहाँ पे अलग है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये दोनों लाइन में से x और y तक तो हमको सेम कर देना पड़ेगा। तो सेम करने के लिए हमारे पास दो रास्ता है, या तो इस लाइन का इक्वेशन में 2 मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यहाँ पे 2 6x है, यहाँ पे 3x है, तो 2 मल्टीप्लाई कर देने से आ जाएगा कितना 6x माइनस 8y, यहाँ से यहाँ तक सेम हो जाएगा। या फिर यहाँ पे डिवाइड कर दो 2, बात एक ही है। लेकिन यहाँ पे अगर हम 2 डिवाइड करेंगे सो दिस इज कमिंग 15/2, हल्का सा डिफिकल्ट हो जाएगा, हल्का सा थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, बाय 2 आ रहा है, तो इसीलिए हम प्रिफर करेंगे क्या, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो दो पैरेलल लाइन आ जाएगा अभी। तो इक्वेशन 1 इसको, इक्वेशन 2 इसको अगर हम लिखेंगे, लेट मी राइट इट इक्वेशन 1 एंड दिस वन इज इक्वेशन 2 सपोज, है ना। तो इक्वेशन 1 into 2, इक्वेशन 1 into 2 गिव्स क्या दे रहा है, इक्वेशन 1 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 6x माइनस 8y, 6x माइनस 8y, उसके बाद -10 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 into 2 हो गया। इक्वेशन 2 एज इट इज लिख लेते हैं। इक्वेशन 2 6x माइनस 8y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब हमारा डिस्टेंस आ गया, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू क्या होता है C1 माइनस C2। इसमें से लिखेंगे C1, तो C1 का वैल्यू -10 है, तो C1 हो गया -10 माइनस उसके बाद C2 मेरे को दिखाई दे रहा है -15 है, डिवाइडेड बाय a² प्लस b²। अभी a का जगह में 6 है, b का जगह में -8 है, तो 6 का स्क्वायर आ गया हमारा 36, -8 का स्क्वायर आ गया हमारा 64, रूट ओवर आ गया इसका। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे ये पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि मॉड का काम जो है ना, मॉड का जो रोल है वो खाली पॉजिटिव करना उसका काम होता है। अगर ये ऑलरेडी पॉजिटिव है तो मॉड देने का कोई मतलब नहीं है, अगर नेगेटिव होगा तो फिर हम मॉड दे देंगे। तो ये -10 है, माइनस ऑफ -15 प्लस 15 हो गया, तो 15 - 10 तो 5 हो रहा है, तो मॉड का जरूरत है नहीं। डिवाइडेड बाय नीचे हमारा 36 प्लस 64 100 हो रहा है, रूट ओवर 10 मतलब 1/2। सो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। आई होप सबको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, पूरा आसान सा क्वेश्चन ही है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला है, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू दिस एंड यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम इट। तो हमारे पास एक लाइन है, एक लाइन है हमारे पास, ये है ना, ये लाइन हो गया जो हमको दिया हुआ है 3x प्लस 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और हमको क्या करना है, एक लाइन का इक्वेशन निकालना है जो कि इसके साथ पैरेलल है और इससे 1 यूनिट डिस्टेंस में है। तो इसके साथ अगर पैरेलल है तो हमको पता है कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो y तक तो दोनों में सेम होता है, मतलब 3x प्लस 4y यहाँ पे है तो दूसरा में 3x प्लस 4y तो लिख ही देंगे। उसके बाद क्या है, c कांस्टेंट जो है यहाँ पे जो है वहां पे अलग हो जाएगा, बस इतना ही करना है। तो लिख सकते हैं the line parallel to this, the line
पैरेलल टू 3x plus 4y minus 3 is equal to 0 each कितना है 3x plus 4y plus k is equal to 0 सपोज k is equal to 0। इसके साथ ये लाइन पैरेलल है तो इसका हो गया क्या इक्वेशन ये। अब यहाँ पे क्या बोला है, अब यहाँ पे हमको क्या बोला है, तो बोला है कि ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों में डिस्टेंस क्या है, यूनिट डिस्टेंस। यूनिट डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, 1। यूनिट डिस्टेंस का मतलब 1 होता है। तो ये दोनों में डिस्टेंस कितना है, 1 है। चलो फिर डिस्टेंस हम डालते हैं और 1 निकालते हैं, इज इक्वल टू 1 कर लेते हैं, है ना। तो p इज इक्वल टू 1 ये हमको गिवन है, p इज इक्वल टू 1। अब p कैसे निकलेगा, c1 माइनस c2। c1 का वैल्यू -3 है, माइनस c2 का वैल्यू k है, डिवाइडेड बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो क्या आ गया कितना 9 प्लस 16 और साथ में इसका मॉड भी आ गया, इज इक्वल टू 1। अब मॉड देना जरूरी हो गया क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस प्लस है या माइनस है पता नहीं चल रहा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये पता नहीं चल रहा है, तो इसलिए मॉड देना जरूरी हो जाता है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, k का वैल्यू निकालना है आगे। ये मॉड हटाएंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा, सबको पता है, तो इट विल बी -3 माइनस k डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब ये -3 माइनस k हो गया कितना, प्लस माइनस 5। चलो अब k का वैल्यू चाहिए, k को उधर लेते हैं, तो -3 माइनस प्लस 5 इज इक्वल टू k, या फिर हम बोल सकते हैं k का वैल्यू कितना हो गया, k इज इक्वल टू -3 माइनस 5 दैट इज -8 और 2। तो k का वैल्यू 2 आया। k का 2 वैल्यू आया, इसका मतलब 2 लाइन है, मतलब यहाँ पे k का 2 वैल्यू आया ना, तो हमारे पास 2 लाइन है। तो एक लाइन k इज इक्वल टू हम -8 डालेंगे, एक बार k इज इक्वल टू 2 डालेंगे। therefore the lines are क्या हो जाएगा, 3x plus 4y minus 8 is equal to 0, एक बार 2 डालेंगे, and 3x plus 4y plus 2 is equal to 0। अब सवाल है ठीक है 2 तो आ गया, बट 2 क्यों आया, क्वेश्चन में पूछा है फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू दिस। तो इस चीज को हम थोड़ा देखने मतलब विजुअलाइज करते हैं कि किस लिए ऐसा है। -3 is equal to 0 ये लाइन है। अब इस लाइन से पैरेलल होकर एक लाइन होगा और इससे 1 यूनिट डिस्टेंस में होगा। आई थिंक सबको ये समझ में आ रहा है कि एक लाइन ऊपर हो सकता है और एक लाइन नीचे हो सकता है। एक लाइन यहाँ पे क्या हो सकता है, ऊपर, और एक लाइन हो सकता है नीचे। ये यूनिट डिस्टेंस में है, नीचे एक लाइन है, ये भी यूनिट डिस्टेंस में है, तो इसलिए एक 2 लाइन हमको मिला। आई होप सबको समझ में आया। चलो अगला सवाल देखते हैं, क्या बोला है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन मिड पैरेलल टू दिस। बोला है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन मिड पैरेलल टू दिस। चलो इसमें हमको क्या बोला है सवाल में देखते हैं। ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, ये 2 लाइन का इक्वेशन हमको दे दिया है, वो भी पूरा डायरेक्ट नहीं दिया है, पैरेलल जैसा हम लिखते हैं। 9x plus 6y minus 7 is equal to 0 और क्या है, और दूसरा वाला क्या है 3x plus 2y और उसके बाद माइनस नहीं प्लस 6 is equal to 0। तो सारे को ये तो नजर आ रहा होगा कि ये 2 लाइन पैरेलल है, ये तो नजर आ रहा है कि ये 2 लाइन पैरेलल है, लेकिन हमको सवाल में क्या पूछा है कि मिड पैरेलल मतलब ये दोनों का बीच में एक लाइन है, उस लाइन का इक्वेशन बताओ। ये दोनों का बीच में एक लाइन है, उस लाइन का इक्वेशन बताओ। जैसे ये लाइन हो गया, ये दोनों का बीच में मिड पैरेलल मतलब यहां से इसका डिस्टेंस और यहां से इसका डिस्टेंस सेम है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये डिस्टेंस अगर देखें, ये डिस्टेंस जितना होगा ये डिस्टेंस भी उतना ही होगा। ये हमारा P1 सोच लो, ये हम P2 ले लेते हैं, तो क्वेश्चन के हिसाब से P1 और P2 जो सेम है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन P1 एंड P2 आर सेम। और यहाँ पे 2 लाइन नहीं मिलेगा, एक ही लाइन मिलेगा। जैसे पिछला क्वेश्चन में 2 लाइन मिला था, अभी एक लाइन ही मिलेगा।
क्यों एक लाइन मिलेगा? क्योंकि मिड पैरेलल, दोनों का बीच में अगर है पैरेलल होके तो एक ही लाइन हो सकता है इक्वल डिस्टेंस होके। ठीक है, तो देखते हैं कैसे निकालेंगे इसका इक्वेशन। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, ये लाइन जो दिया है, ये दो लाइन इक्वेशन जो दोनों का है, वो दोनों को एक ढंग से लिखते हैं, मतलब y तक सेम कर लेते हैं सबका। तो y तक सेव करने के लिए या तो इसमें 3 डिवाइड करना पड़ेगा या फिर इसमें 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे जिसको जो पसंद है कर सकते हो, लेकिन मैं ये बाय 3 देखना नहीं चाहता हूँ, इसलिए यहाँ पे 3 इंटू कर दूंगा। लेकिन कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि ऐसे ही करोगे, इसमें बाय 3 करके भी कर सकते हो। बोलोगे कि सर नहीं सर छोटा छोटा कैलकुलेशन होगा तो हम बाय 3 करके करेंगे, तो दैट वे आल्सो यू कैन डू। ओके, तो इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 अगर मैं कर दूं, तो इक्वेशन 1 तो है ही 9x प्लस 6y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा? इक्वेशन 2 में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3। ओके, तो बन जाएगा 9x प्लस 6y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। ये बन गया। ओके, अब मिड पैरेलल लाइन का इक्वेशन लिखेंगे। ऑब्वियस बात है कि तीनों पैरेलल है तो y तक तो सबका सेम होगा, सेम लिख देते हैं और k लिख देते हैं कांस्टेंट में। द लाइन मिड पैरेलल, द लाइन दैट इज मिड पैरेलल इज क्या होगा? 9x प्लस 6y प्लस k इज इक्वल टू 0। ओके, तो इसको अभी फिर से मैं लिखता हूं, इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 3। या फिर इसी चीज को अगर मैं यहीं पे लिख दूंगा तो और अच्छा रहेगा, 9x प्लस 6y प्लस k इज इक्वल टू 0। थोड़ा विजुअलाइज करोगे तो और अच्छा लगेगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, दोनों में डिस्टेंस निकालेंगे, दोनों में डिस्टेंस निकालेंगे, P1 P2 इक्वल कर देंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। P1 इज इक्वल टू P2, P1 इज इक्वल टू P2। अब P1 क्या होगा? दिस माइनस दिस, दैट इज माइनस 7 माइनस k डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ 81 प्लस 36 इज इक्वल टू, ऐसा करना है। यहाँ पे हमको मोड़ देना पड़ता है, हमको मोड़ देना पड़ता है, इधर भी मोड़ देना पड़ता है, इधर भी मोड़ देना पड़ता है। बट अगर मिड पैरेलल है ना, ऐसा करो, एक बार C1 C2 ले लो, फिर C1 C2 ले लो, C1 C2 फिर C1 C2, तो फिर हमको मोड़ का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, बिना मोड़ का भी हम इसको कर सकते हैं। तो C1 C2 करने से k माइनस 6 हो गया, नहीं k माइनस 6 किससे होगा? ये तीसरा लाइन का इक्वेशन क्या है? 18 होगा। k माइनस 18 डिवाइडेड बाय, नीचे हमारा कितना हो गया फिर से 81 प्लस 36 रूट ओवर, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो माइनस 7 माइनस k इज इक्वल टू k माइनस 18, तो ये इधर आ जाएगा, तो 11 हो गया। 11 इज इक्वल टू 2k, तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा? 11/2। तो k का वैल्यू अगर यहाँ पे डाल देंगे तो हमको रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा। क्या मिला फिर? 9x प्लस 6y प्लस 11/2 इज इक्वल टू 0। ये हमको बहुत अच्छा नजर नहीं आ रहा, इट इज नॉट गिविंग मी अ प्लेजेंट लुक। तो हम क्या करेंगे, इसमें एलसीएम लेके या फिर 2 मल्टीप्लाई कर देंगे थ्रू आउट। सो वी विल गेट व्हाट? 18x प्लस 12y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। सो दैट इज योर रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन जो है ये। ओके, क्लियर? चलो अगला सवाल देखो क्या बोला है। फाइंड एरिया ऑफ ए स्क्वायर व्हिच साइड्स आर दिस। एक स्क्वायर का एक्चुअली 4 साइड होता है, इसमें लेकिन 2 साइड दिया है, 2 साइड और दिया नहीं है। चलो देखते हैं, अगर 2 साइड दिया है और 2 साइड नहीं दिया है तो क्या उसका एरिया निकालने के लिए हमको मिल सकता है कुछ। एक काम करते हैं,
सबसे पहले एक स्क्वायर ड्रॉ करते हैं, है ना। सबसे पहले एक स्क्वायर ड्रॉ करते हैं, ये बन गया हमारा स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर का दो टू साइड दे दिया है। एक साइड का एक्सप्रेशन क्या है, 3x + 4y - 1 = 0। 3x + 4y - 1 = 0। और दूसरा साइड का इक्वेशन क्या है, 3x + 4y + 3 = 0। 3x + 4y + 3 = 0। अब सवाल में जो दिया है उस हिसाब से दो लाइन को यहां और यहां क्यों लिया, यहां पे और यहां पे क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन जो हमको दिखाई दे रहा है y तक तो सेम है, मतलब ये दोनों पैरेलल लाइन है। तो ऑब्वियस बात है कि ये स्क्वायर का जो दोनों पैरेलल साइड्स होगा वो दोनों में ही हम ये लिख सकते हैं। इसमें भी लिखा जा सकता है, जस्ट फॉर एग्जांपल आई हैव ड्रॉन दिस। हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो नहीं किए हैं कि एग्जैक्ट पोजीशन दिखा रहे हैं। तो ये हमारा हो गया क्या, स्क्वायर। अब हमको चाहिए स्क्वायर का एरिया, हमको क्या चाहिए, स्क्वायर का एरिया। अब बात है कि स्क्वायर का एरिया निकालेंगे कैसे। स्क्वायर का एरिया हम पढ़े हैं, फॉर्मूला क्या होता है, साइड का स्क्वायर। मतलब ये लेंथ अगर मिल जाएगा तो उसका स्क्वायर कर देंगे, या फिर ये लेंथ मिल जाएगा तो भी स्क्वायर करेंगे, ये मिलेगा तो भी स्क्वायर करेंगे, ये भी मिलेगा तो भी उसका स्क्वायर करेंगे। एक तो होता है सर। इसका मतलब है हमको क्या होना चाहिए, ये लाइन का ये साइड का स्क्वायर चाहिए, मतलब ये साइड का लेंथ चाहिए। तो ऑब्वियस बात है मिल जाता है ना। ये दोनों में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, मान लेते हैं ये L1 है और ये L2 है। मान लेते हैं ये हमारा L1 है और ये हमारा L2 है। तो L2 और L1 में जो डिस्टेंस होगा दैट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। द डिस्टेंस बिटवीन L1 and L2 is the length of the side of the square। ठीक है, तो ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला हम जान चुके हैं, c1 - c2 √ (a² + b² होता है। Therefore side is equal to c1 - c2, that is 3 minus of -1 divided by a² + b², that is 9 + 16 √, ये भी हमारा पॉजिटिव ही आ रहा है फिलहाल, तो इसमें हमको मॉड लेने की जरूरत नहीं है, तो we can write it 4/5। Therefore एरिया साइड का स्क्वायर होता है, 4/5 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 16/25 स्क्वायर यूनिट। आ गया ना सबको समझ में, ये सुन लो। यस सर। ओके चलो ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं, पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स विद रेस्पेक्ट टू ए लाइन। पोजीशन ऑफ पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू ए लाइन, मतलब एक लाइन दिया होगा और 2 पॉइंट दिया होगा, तो 2 पॉइंट का पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ए लाइन, इसका क्या मतलब होता है, क्या चीज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। मान लेते हैं ये हमारा एक लाइन है ही लाइन है, तो हमारे पास 2 पॉइंट है, तो 2 पॉइंट का लोकेशन कहाँ हो सकता है, यहाँ पे और यहाँ पे हो सकता है 2 पॉइंट। अगर ऐसा सिचुएशन आया तो हम बोलेंगे क्या, दोनों पॉइंट इस लाइन का सेम साइड में है, दोनों पॉइंट इस लाइन का सेम साइड में है। अगर दोनों पॉइंट यहाँ पे और यहाँ पे हैं तो भी हम बोलेंगे कि सेम साइड में है। लेकिन अगर एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे है तो हम बोलेंगे ऑपोजिट साइड में है। तो यही चीज हमको डिस्कस करना है कि हमारे पास इक्वेशन दिया होगा और हमारे पास पॉइंट होगा, x1 y1 एक पॉइंट है और x2 y2 एक पॉइंट है। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल का हिसाब से यहाँ पे दिखाया हूं, तो ये तो बोल ही दे रहा है कि ऑपोजिट साइड में है।
लेकिन नहीं है, हमारे पास डायग्राम है नहीं। सिंपली इमेजिन कि एक लाइन है और 2 पॉइंट है, तो हम कैसे पता करेंगे कि वो दोनों पॉइंट लाइन का सेम साइड में अपोजिट साइड में? सिंपली व्हाट विल डू, ये लाइन का जो पॉइंट ये पॉइंट जो दिया है ना, वो लाइन के इक्वेशन में डाल देना है। लाइन का इक्वेशन हमको दिया है, मान लेते हैं ax plus by plus c is equal to 0। इट इज ऑब्वियस बात है कि अगर पॉइंट लाइन का ऊपर नहीं है तो ax plus by plus c, यहाँ पे अगर हम x और y1 डाल देंगे x और y के जगह में, इट इज नॉट गोइंग टू बी 0, क्योंकि वो तो उसका ऊपर है नहीं। अगर उसका ऊपर होगा तो इट विल बी 0। अगर पॉइंट हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे सो इट इज गोइंग टू बी 0, लेकिन अगर उसका ऊपर नहीं है तो इट विल नॉट बी 0। 0 नहीं है तो क्या होगा, या तो पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा। ऐसा है कि अगर ये पुट करने से पॉजिटिव आएगा, ऑब्वियस बात है कि इसका नीचे अगर ये है तो ये पुट करने से नेगेटिव आएगा। मतलब अगर ऑपोजिट साइड में है ना, तो एक को अगर पॉजिटिव दे देता है वैल्यू, एक को नेगेटिव दे देगा। अगर सेम साइड में होगा तो ये भी पॉजिटिव देगा और ये भी पॉजिटिव देगा, या फिर ये भी नेगेटिव देगा, ये भी नेगेटिव देगा। बस इतना समझ जाओ कि पॉइंट अगर लाइन का इक्वेशन में पुट करेंगे, अगर हमारा दोनों के लिए सेम साइन आ रहा है, इसका मतलब है कि सेम साइड में है। और एक पॉइंट के लिए पॉजिटिव आ रहा है, एक पॉइंट के लिए नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब है कि ऑपोजिट साइड में है। कौन ऊपर कौन नीचे ऐसे मैं बता नहीं सकता, क्योंकि यहां पे तो मैं हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लिया, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ऊपर कौन नीचे कौन, यहां से ऊपर नीचे। लेकिन लाइन अगर ऐसा है तो हम वहां पे ऊपर नीचे क्या बोलेंगे, एक इस साइड है, एक इस साइड, ऐसे बोलेंगे। सो दैट इज व्हाट मीन टू से। कहने का मतलब है कि या तो सेम साइड में है या फिर ऑपोजिट साइड में है। मतलब इस टॉपिक में हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि पॉइंट, दो पॉइंट जो है लाइन का सेम साइड में है, ऑपोजिट साइड में है। अब ये पता तो चल गया कि अगर सेम साइड में होगा तो दोनों के लिए पॉजिटिव आएगा, दोनों के लिए नेगेटिव आएगा। अगर दोनों के लिए पॉजिटिव आ रहा है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो पॉजिटिव आएगा, और अगर दोनों के लिए ही नेगेटिव आ रहा है तो फिर मल्टीप्लाई करोगे तो भी पॉजिटिव आएगा। तो यहां पे इसलिए लिखा हूं कि ऑन द सेम साइड आएगा कब, on the same side the point are two, so let these are 2 points and ax by plus by plus c is the equation of a line. Then the 2 points are on the same side of the line if ax1 plus by1 plus c, that is ये point put हो गया यहाँ पे, into ax2 plus by2 plus c greater than 0। ऐसे अगर हम लेस देन 0 देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑन द ऑपोजिट साइड हो गया। बात पता चला सबको। 2 पॉइंट का पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ए लाइन का मतलब हम लोग समझते हैं क्या, सेम साइड में है, ऑपोजिट साइड में है। निकालना कैसे है, दोनों का दोनों को पुट कर देंगे लाइन का इक्वेशन में। अगर प्रोडक्ट करने के बाद पॉजिटिव आ रहा है तो हम बोलेंगे सेम साइड में है, या तो ऊपर या फिर नीचे, जो भी एक साइड में। अगर मल्टीप्लाई करने के बाद नेगेटिव आ रहा है तो हम बोलेंगे कि ऑपोजिट साइड में। दैट्स ऑल, इतना ध्यान में रखना है, बस पॉइंट हमको पुट करना है। ऑलराइट, अब हम सवाल में आ जाते हैं। क्या बोला है हमको क्वेश्चन में, डिस्कस द पोजीशन ऑफ द पॉइंट्स। हमारे पास 2 पॉइंट है, डिस्कस द पोजीशन ऑफ द पॉइंट्स 3, 5 एंड 1 -1 विद रिस्पेक्ट टू द लाइन दिस वन। लाइन का इक्वेशन हमको क्या दिया है, लाइन का इक्वेशन दिया है 2x - 4y is equal to 21। हम ऐसा नहीं लिखेंगे, हम लाइन का इक्वेशन को ax plus by plus c is equal to ax plus by plus c is equal to 0 का फॉर्म में रखेंगे। तो हम लिखेंगे क्या, 2x minus 4y minus 21 is equal to 0। तो हम लोग को खाली यहां से यहां तक ही लेना है, 2x minus 4y minus 21। और इसमें एक बार ये पॉइंट पुट कर देना है, एक बार ये पॉइंट पुट कर देना है, ठीक है। और देखना है कि मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है। चलो अब पॉइंट पुट करते हैं। अगर 3, 5 पुट करेंगे तो
2 into 3 minus 4 into 5 minus 21 into क्या हो गया? अभी 1 minus 1 पुट होगा, x के जगह में 1, y के जगह minus 1. 2 into 1 minus 4 into minus 1 in minus 21. देख लेते हैं क्या रहा है. 6 और ये minus 20, ये तो minus 41 हो रहा है. minus 41 और plus 6 minus 35 into ये कितना आ रहा है? 2 plus 4 6 और ये minus 15. So 6 minus 21 minus 15. So this is giving me what? Positive value ही दे रहा. नंबर से हमको मतलब नहीं है कितना वैल्यू आ रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, उससे हमको मतलब है. फिर भी लिख ही देते हैं नंबर क्या हो रहा है ना. तो अगर 15 में हम 30 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ रहा 450 और ये 75. 450 में 75 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ऐड करेंगे तो 555 आ रहा है. greater than 0. Therefore the 2 points are on the same side. Are on the same side of the line. Same side of the line. I hope सारे को समझ में आ गया. Yes or no? चलो अगला सवाल देखते हैं. ये हल्का सा डिफिकल्ट सवाल है, इसमें ट्रिगोनोमेट्री का एंट्री है. ट्रिगोनोमेट्री तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं. क्या बोला है? If 4 3 cos theta sin theta lie on the same side of this one, prove that theta lies in the first quadrant. अगर थीटा का वैल्यू 0 से π/4 है तो, है ना, थीटा का वैल्यू 0 से π/4 अगर है और ये दोनों सेम साइड में है तो थीटा का वैल्यू जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है दैट इज 0 से लेकर 90 के अंदर रहता है. ये हमको प्रूव करना है. लिखते हैं H 4 3 and cos theta sin theta are on the same side of क्या होगा? x plus y minus 1 is equal to 0. So तो हमको देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा? सेम साइड में कंडीशन क्या होता है? वो सिंपल सा कंडीशन, दोनों पॉइंट को पुट करो, ग्रेटर देन 0 कर लो, काम खत्म. देखते हैं पुट करने के बाद क्या आता है. 4 3 तो 4 plus 3 minus 1 into cos theta plus sin theta minus 1 greater than 0. That's all. ये हमको करना है. अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म. ये लाइन लिखने के बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म. अभी हमारे पास काम क्या हो गया? ये का काम हो गया. क्या नाम है बताओ? ट्रिगोनोमेट्री. तो ट्रिगोनोमेट्री कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं. cos थीटा प्लस sin थीटा minus 1 greater than 0. cos थीटा प्लस sin थीटा greater than 1. अगेन ना cos थीटा प्लस sin थीटा greater than 1. अब इसको कैसे करेंगे? इसको सिंगल ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में कन्वर्ट करते हैं, खाली साइन में या फिर खाली कॉस में. मान लेते हैं खाली साइन में कन्वर्ट कर रहा हूं. अगर खाली साइन में कन्वर्ट करूंगा तो क्या करूंगा? 1/√2 1/√2 1/√2 इधर तीनों में मल्टीप्लाई करूंगा. 1/√2 cos थीटा प्लस 1/√2 sin थीटा ग्रेटर देन 1/√2. तो ये बन जाएगा हमारा sin π/4 into cos थीटा प्लस cos π/4 into sin थीटा ग्रेटर देन 1/√2. बोलोगे सर ये क्या कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? तो मैं याद दिला देता हूँ, ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग इस टाइप का इक्वेशन सॉल्व किए थे. a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू c. अगर a sin थीटा प्लस b cos अगर a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू c है
तो इन दैट केस हमको सॉल्व करने का तरीका क्या होता था, दोनों साइड में 1/√a² मल्टीप्लाई कर देते थे। यहाँ पे a और b का जगह मैं 1 1 लिख रहा हूँ तो इससे वहां पे इक्वल टू है, यहाँ पे नॉट इक्वल टू है, बस सॉरी ग्रेटर देन, मतलब ये इनइक्वालिटी है। कोई बात नहीं, देखते हैं कैसे करेंगे। तो ये बनेगा अभी हमारा क्या, साइन π/4 प्लस थीटा, साइन π/4 प्लस थीटा ग्रेटर देन 1/√2, साइन π/4 प्लस थीटा ग्रेटर देन 1/√2। ठीक है, चलो अब थोड़ा याद करते हैं साइन का ग्राफ। साइन का ग्राफ याद करते हैं, कहां से कहां तक, एक मिनट, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, सपोज ये हमारा साइन का ग्राफ है ना, दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन फ्रॉम 0 से लेकर 2π। हो गया। अच्छा ये वैल्यू हमारा 1, जैसे साइन का जो सबसे बड़ा वाला वैल्यू 1 होता है, 1/√2 कहीं बीच में आएगा, 0 और 1 का बीच में 1/√2 आएगा, तो 1/√2 विल कम समवेयर हियर, 1/√2। ठीक है, और हमको क्या करना है ना, 1/√2 से एक लाइन ड्रॉ कर देना है कुछ ऐसा, ऑलराइट। और हमको देखना है क्या, अच्छा यहाँ पे मैं बता दूं, दिस पार्ट इज योर, व्हाट इज इट, ये वाला हमारा π/4 प्लस थीटा है, दिस लाइन इज π/4 प्लस थीटा। जैसे हम लोग निकालते हैं ग्राफ, जब निकालते हैं ना, कैसे निकालते हैं बताओ तो, इधर थीटा लिखते हैं, इधर साइन थीटा लिखते हैं। अब हमारा ग्राफ क्या बना है, इधर π/4 प्लस थीटा है और इधर साइन π/4 प्लस थीटा है। इधर हमारा साइन π/4 प्लस थीटा है और इधर हमारा π/4 प्लस थीटा है। तो साइन π/4 प्लस थीटा ग्रेटर देन 1/√2 बोल रहा है, मतलब ये जो 1/√2 लाइन दिख रहा है उसका ऊपर होना चाहिए। तो इसका ऊपर कैसे होगा, इसका ऊपर होने के लिए हमारा थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक होना चाहिए, वो हमको देखना है। हमारा थीटा का वैल्यू जो है कहां से कहां तक होना चाहिए। सो ऑल हैज टू नो कि ये वाला पॉइंट जो है ना π/4 है, ये वाला पॉइंट हमारा π/4 है, ये हमारा π/4 है और ये हमारा 3π/4 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर π/4 प्लस थीटा का वैल्यू π/4 से लेकर 3π/4 तक रहेगा, तो फिर साइन π/4 प्लस थीटा जो है 1/√2 से ज्यादा रहेगा। तो हम लिख सकते हैं इम्प्लाइज, यहां से इम्प्लाइज करके लिख सकते हैं, ये ग्राफ का रेफरेंस लेके कि 1/√2 से ज्यादा, 1/√2 से ज्यादा बोलने से हमको ये चीज देखना पड़ेगा, ये चीज हमको देखना पड़ेगा, ये चीज ग्राफ का ये चीज देखना पड़ेगा। 1/√2 से ज्यादा यहां से यहां तक है, जो कि π/4 से लेकर 3π/4 तक है। ठीक है, तो इम्प्लाइज हम लिख लेते हैं, इम्प्लाइज π/4 लेस देन π/4 प्लस थीटा लेस देन 3π/4। मतलब π/4 प्लस थीटा का वैल्यू अगर π/4 से लेकर 3π/4 तक आएगा तो ही जाके साइन π/4 प्लस थीटा ग्रेटर देन 1/√2 होगा। बट हमको बोला है कि थीटा का वैल्यू बताओ कहां से कहां तक आएगा, ये तो π/4 प्लस थीटा हुआ, तो यहां से अगर हम थीटा का वैल्यू निकालें तो थीटा का वैल्यू क्या आ रहा है, इंप्लाइज थीटा क्या आएगा, π/4 माइनस करते चलेंगे, तो इधर से π/4 माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 लेस देन थीटा लेस देन, इधर से π/4 माइनस करेंगे तो इट इज कमिंग π/2। इसका मतलब थीटा का वैल्यू जो है ना वो 0 से लेकर π/2 तक आया, थीटा 0 से लेकर π/2 तक आया, मतलब थीटा बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट 1, देयरफॉर थीटा बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट 1। तो हमको तो सवाल में वही प्रूफ करने के लिए बोला था कि भाई ये प्रूफ करके बताओ कि थीटा का वैल्यू जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। आ गया समझ में सबको? चलो अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल थोड़ा लेंदी है ना,
ये सवाल हमारा थोड़ा लेंदी है, हम इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे पहले, और दूसरा वाला टॉपिक पढ़ा देता हूँ, है ना, उसके बाद ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि टॉपिक हमारा छूट जा रहा है क्लास में, जो मैं स्लाइड बनाता हूँ छूट जा रहा है, तो पहले टॉपिक पढ़ लेते हैं फिर वो क्वेश्चन करेंगे। वो भी वही है, इसका ऊपर होता वही पोजीशन ऑफ पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू ए लाइन। थोड़ा लेंदी होगा खाली, वो थोड़ा एंड हम बताएंगे उसको। क्या बोला है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स बिटवीन टू लाइंस। अब इसका बारे में डिस्कस करते हैं क्या है। अब ये हमारे लिए एक लाइन है, ये हमारे लिए एक लाइन है, और दूसरा लाइन हमारा ये है ना। जस्ट ए मिनट, हमारे लिए दो लाइन है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ये दो लाइन है। अब सबको दिखाई दे रहा होगा कि जब दो लाइन बन गया तो यहाँ पे ना एंगल बन गया, दो एंगल बन गया, एक एंगल यहाँ पे बन गया और एक एंगल यहाँ पे बन गया, और दो एंगल भी बनेगा और दो एंगल भी बनेगा, लेकिन वो दोनों एंगल क्या है, ऑपोजिट। इसका ऑपोजिट है तो सेम रहेगा, इसका ऑपोजिट है तो सेम रहेगा, तो हम दो ही कंसीडर करते हैं। ई लाइन का इक्वेशन L1 है, सपोज ई लाइन का इक्वेशन L2 है। L1 बोलने से हमारा a1x plus b1y plus c1 इक्वल टू 0 है, ये L1 है, और L2 बोलने से हमारा क्या हो गया, a2x plus b2y plus c2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा L1 है और ये हमारा L2 है, ठीक है। L1 और L2 हमको पता चल गया। अब इनमें जो एंगल बनेगा ना, वो एंगल को बाइसेक्ट करेगा दो लाइन। जैसे ये एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है दो लाइन, ये एंगल को हमारा दो लाइन बाइसेक्ट कर रहा है, ये एंगल को सॉरी एक लाइन बाइसेक्ट कर रहा है, ये एंगल को एक लाइन बाइसेक्ट कर रहा है, वो ये लाइन होगी पिंक कलर का, है ना, और ये एंगल को एक लाइन बाइसेक्ट कर रहा है। तो ऐसे दो बाइसेक्टर हमको मिल गया, दिस इज बाइसेक्टर 1, दिस इज बाइसेक्टर 2। अब ये हो गया दो बाइसेक्टर। इतना हमेशा ध्यान में रखना कि ये जो बाइसेक्टर दोनों है ना, दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। B1 परपेंडिकुलर टू B2 होगा ही, B1 और B2 जो ना उसमें परपेंडिकुलर ही होता है ना। ओके, चलो अब B1 और B2 निकालेंगे कैसे, बहुत ही इजी है। पहला लाइन का इक्वेशन लिखोगे, डिवाइडेड बाय a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, a1x प्लस b1y प्लस c1 बाय a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, और उसका रूट ओवर। फिर दूसरा लाइन का इक्वेशन लिखोगे, a2x प्लस b2y c2, a2x प्लस b2, हेलो हम क्लास करते हैं, माइक तो करता है कि हाँ हाँ सॉरी, क्या बोल रहा था मैं कि हाँ, दूसरा लाइन का लिखोगे a2x plus b2y plus c2 by a2 square plus b2 square, that's one। एक साइड में प्लस माइनस देना है, या तो इस साइड में दोगे या फिर उस साइड में दोगे, कोई भी एक साइड में हमको क्या करना है, प्लस माइनस देना है, तो हमारा दोनों लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। अब ये तो पता चल गया कि यहां से हमको B1 और B2 पता चल जाएगा। फ्रॉम दिस वन हमको क्या मिलेगा, एक मिलेगा B1, एक मिलेगा B2, एक मिलेगा B1, एक मिलेगा B2। लेकिन हम पहचानेंगे कैसे, हम पहचानेंगे कैसे कौन सा B1 है कौन सा B2 है। अब यहां पे जो फिगर में किया हूं उस फिगर का हिसाब से देख सकते हो, ये जो एंगल हम दिखाई दे रहा है, ये एंगल एक्यूट है और ये एंगल ऑब्ट्यूस है, ठीक है। एक एंगल एक्यूट है, एक एंगल ऑब्ट्यूस है। तो फिलहाल जो फिगर बनाया गया है उस हिसाब से अगर मैं बोलूं तो B1 इज द एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और B2 इज द ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। ऐसा नहीं कि B1 हमेशा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा, मैं जो बनाया हूं उस हिसाब से समझा रहा हूं, जो फिगर बनाया हूं, जो डायग्राम यहाँ पे बना हुआ उस हिसाब से समझा रहा हूं कि फिलहाल यहाँ मेरे को दिखाई दे रहा है एक्यूट एंगल बाइसेक्टर B1 है और B2 जो ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। अगर मैं इसको B1 लिख लूं, इसको B2 लिख लूं तो बनेगा क्या,
B1 हो गया एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, B2 हो गया ऑब्टूस एंगल बाइसेक्टर। B1 हो गया एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, B2 हो गया ऑब्टूस एंगल बाइसेक्टर। ठीक है ना? तो ऐसे हमारा होता है। एक मिनट क्या था एकदम चले इसका देखता हूं। ओके, तो B1 इज एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, B2 इज ऑब्टूस एंगल बाइसेक्टर। लेकिन अगर यहां पे B1 यहां पे B2 कर दो तो जो फिगर बना हुआ है वह उस हिसाब से मैं ये समझ गया। अब मेरा माइंड में ये पिक्चर आएगा, मेरा माइंड में ये पिक्चर आएगा कि ऐसा ऐसा चीजें हम यहाँ पे पढ़े हैं। दो लाइन है L1 L2, B1 B2 ऐसा है। अब हम पहचानेंगे कैसे ये जो तो दिया है इसमें से कौन सा एक्यूट है कौन सा ऑब्ट्यूस है। उसके लिए प्रोसीड्यूर टू फाइंड एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। अच्छा, ये एक्यूट बोला है मतलब इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा ऑब्ट्यूस और क्या। अगर कभी हमको ऑब्ट्यूस बोल दिया है तो इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा और कुछ नहीं। तो बोल क्या रहा है? पहला, मेक द कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव इन बोथ इक्वेशन। मेक द कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव इन बोथ इक्वेशन, इन बोथ इक्वेशंस। तो हमारे पास दो इक्वेशन तो दिया होगा ना, तो दोनों इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव कर दो। क्या मतलब है सर इसका? कुछ ऐसा है, सपोज 2x plus 3y plus 4 is equal to 0। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन 3x plus y minus 2 is equal to 0 है। सो अभी हमारे पास दो इक्वेशन है। ये इक्वेशन में मैं देख रहा हूं कि कांस्टेंट टर्म जो है +4 है, तो इसको मेरे को छेड़ना नहीं है। ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, नहीं छेड़ना है इसको। लेकिन ये इसमें हमको क्या करना है? कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव करना है। तो जो छेड़छाड़ हमको करना है इसी के साथ। तो बोला है कि मेक द कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव इन बोथ इक्वेशंस। ठीक है, ये ऑलरेडी है। तो दूसरा में हमको थोड़ा छेड़छाड़ करना है। क्या करेंगे? -1 मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो -1 मल्टीप्लाई करने से बनेगा -3x - y + 2 = 0। अब हम इसको और इसको कंसीडर करेंगे as the two given equations, not this one। छोड़ देंगे, ये इसको और कंसीडर नहीं करेंगे। हम सोचेंगे कि हमारे पास ये दो इक्वेशन है और इसमें से मेरे को पूछ रहा है कि एक्यूट एंगल बाइसेक्टर कौन है। तो उसके बाद मैं क्या करूंगा? A1 A2 plus B1 B2 निकालूंगा। A1 into A2 plus B1 into B2। तो A1 into A2 होने से 2 into 3 - 6 हो गया, 2 into 3 - 6 हो गया, प्लस B1 into B2 3 into -1 जो कि -3 हो गया। बस देखना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बोल रहा है कि अगर पॉजिटिव है तो फिर वो फॉर्मूला जो देख रहे हो ये फॉर्मूला में नेगेटिव साइन को लो, खाली पॉजिटिव साइन लेने का जरूरत नहीं है। नेगेटिव साइन लो। ये दो इक्वेशन को सोच रहा है, ये गिवन इक्वेशन इसको नहीं लिख रहा है। ये दो इक्वेशन लेना है, फॉर्मूला को डालना है, माइनस साइन यूज करना है टू गेट द एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। और बाय चांस मेरे को बोलता है कि ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर निकालो, तो हम देखते हैं कि आपने नेगेटिव साइन बोला है तो बाकी जो दूसरा वाला होगा वो ऑब्वियसली ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर होगा, मतलब पॉजिटिव लेना है। ऐसे ही अगर हमारा A1 A2 plus B1 B2 पॉजिटिव आ जाता, सॉरी नेगेटिव आ जाता, जो कि यहां पे है नेगेटिव आ जाता, तो हम क्या करते? पॉजिटिव साइन लेते टू गेट द एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। तो एक्यूट के लिए जो पोजीशन बताया गया, जो साइन लेने के लिए बताया गया, ऑब्ट्यूस के लिए उसका जस्ट उल्टा होगा। आई होप मैं समझा पाया कि ये क्या पढ़ रहे हैं। ये सुन लो। चलो अब अगला चीज देखो, प्रोसीड्यूर टू फाइंड द बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन। अब देखो हमारे पास दो लाइन दिया है, ऐसा एक लाइन है और ऐसा एक लाइन है। दो लाइन दिया है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। अच्छा, ये जो दो लाइन हो गया, इस लाइन का इक्वेशन L1 है, इस लाइन का इक्वेशन L2 है। ये L1 हो गया, ये L2 हो गया। ऑब्वियस बात है कि ओरिजिन ना इस लाइन का ऊपर होगा ना इस लाइन का ऊपर होगा।
ऑब्वियस बात है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो लाइन का ओरिजिन का थ्रू में जो लाइन जाता है उसमें सी आता नहीं है। सी आ गया तो लाइन ओरिजिन नहीं जाएगा। सी अगर आ गया तो वो लाइन ओरिजिन दे के पास ही नहीं कर सकता, मतलब ओरिजिन उसका ऊपर का पॉइंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि ओरिजिन अगर पुट करेंगे तो फिर c इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है। अगर ओरिजिन पुट करेंगे तो a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड साइड c, राइट हैंड साइड 0। सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि ओरिजिन जिस लाइन के थ्रू में जाएगा वो लाइन में c आएगा नहीं। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1, a2x प्लस b2y प्लस c2, इसका मतलब ये दोनों में कहीं पे भी ओरिजिन नहीं है। तो ओरिजिन यहाँ पे दोनों में कहीं पे नहीं है, मतलब कहां पे होगा? या तो यहाँ पे होगा, या तो यहाँ पे होगा, या तो यहाँ पे होगा, या तो यहाँ पे होगा। गॉट इट? अगर यहाँ पे है या फिर यहाँ पे है तो हम बोलेंगे कि ओरिजिन ऑब्ट्यूस एंगल में है। सुन मेरे बात, अगर यहाँ पे है या फिर यहाँ पे है तो हम बोलेंगे कि ओरिजिन ऑब्ट्यूस एंगल में है। और अगर यहाँ पे है और यहाँ पे है या फिर यहाँ पे है तो हम बोलेंगे कि ओरिजिन एक्यूट एंगल में है। बस वही हमको पहचानना है, वही हमको पहचानना है। हमको क्वेश्चन में ना क्या बोल सकता है, देखो पिछला टॉपिक और ये टॉपिक को मिला के बोल सकता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर, सॉरी फाइंड द इक्वेशन द बाइसेक्टर बिटवीन द लाइंस दैट कंटेन्स ओरिजिन। तो पहले पता कर लो कि ओरिजिन कहां पे है, एक्यूट एंगल में या ऑब्ट्यूस एंगल में। तरीका क्या है? सीधा मेक द कांस्टेंट पॉजिटिव इन बोथ इक्वेशंस। जो वहां पे क्या कहते हैं, यहाँ पे a1 a2 प्लस b1 b2 ग्रेटर देन 0 हुआ तो ओरिजिन लाइज इन ऑब्ट्यूस एंगल। और अगर a1 a2 प्लस b1 b2 लेस देन 0 हुआ ओरिजिन लाइज इन एक्यूट एंगल। अरे भाई ओरिजिन अगर एक्यूट एंगल में रह गया तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर निकाल लो। हमको क्वेश्चन में नहीं बोलेगा कि एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, हमको क्वेश्चन में बोलेगा कि वो बाइसेक्टर निकालो जिसमें ओरिजिन है, वो बाइसेक्टर निकालो जहां पे ओरिजिन है। तो पहले हमको पता करना पड़ेगा कि ओरिजिन कहां पे है, एक्यूट एंगल में है या ऑब्ट्यूस एंगल में है। तो इससे पता कर सकते हैं ओरिजिन एक्यूट या ऑब्ट्यूस एंगल में है। पता कर लिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, देखेंगे कि कहां पे, सॉरी एक्यूट एंगल मिल गया तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला तो हम पहले पढ़े हुए, फिर ऑब्ट्यूस एंगल का बाइसेक्टर का फॉर्मूला पढ़े हुए। गॉट इट ऑल ऑफ यू? सारे समझ आ रहा है हमें? चलो अब सवाल करते हैं। पहला सवाल देखो क्या लिखा है, क्या बोला है कि फाइंड द ऑब्ट्यूस एंगल बिटवीन द ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। इनफैक्ट फाइंड द ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर, फाइंड द ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, फाइंड द ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर बिटवीन द लाइन दिस एंड दिस। चलो सबसे पहले ऐसा करते हैं, दोनों लाइन लिखते हैं, एक का नीचे दूसरा। 2x प्लस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दूसरा हो गया x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास जो दो लाइन का इक्वेशन दिया है दोनों में c पॉजिटिव है, दोनों में कांस्टेंट पॉजिटिव है, तो हमको वो काम करना नहीं पड़ा। अब हम दूसरा काम करेंगे a1 a2 प्लस b1 b2। a1 a2 प्लस b1 b2 कितना होगा देखते हैं। a1 a2 कितना हो रहा है 2, b1 b2 कितना हो रहा है -2 इज इक्वल टू 0। मतलब क्या हो गया कि ये दो लाइन परपेंडिकुलर हो गया। एक्चुअली ये हम पढ़े हैं बहुत पहले जनरल इक्वेशन में, जो लाइन पढ़े थे उसके बाद एंगल बिटवीन टू लाइंस पढ़े थे जनरल इक्वेशन में। तो वहां पे बताया गया था कि अगर a1 a2 प्लस b1 b2 0 होता है तो लाइन में सारे परपेंडिकुलर। या दूसरा में सोच सकते हो m1 निकाल सकते हो और m2 निकाल सकते हो, देखना मल्टीप्लाई करने से -1 हो। अब जैसे ये दो लाइन परपेंडिकुलर हो गया तो क्वेश्चन का मतलब कुछ नहीं रहा। ये दो लाइन परपेंडिकुलर हो गया, so the lines are perpendicular, so the lines are perpendicular, so wrong क्वेश्चन हो गया। सोचो जो क्वेश्चन दिया वो रॉन्ग है,
तो यहाँ पे ऑब्टयूस एंगल मिलेगा ही नहीं, चारों एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। लाइन परपेंडिकुलर होगा तो ऐसे ही होगा ना, चारों का चारों एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। और जैसे ही चारों एंगल 90 डिग्री हो जाता तो ऑब्टयूस एंगल मिलता ही नहीं, ऑब्टयूस एंगल बाइसेक्टर कैसे मिलेगा। चलो थोड़ा चेंज करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है, हल्का चेंज करते हैं क्वेश्चन को और फिर देखते हैं कैसे निकलेगा, है ना। मैं इसको भी क्लोज कर देता हूं, ओके, ये वाला पार्ट को क्लोज कर देता हूं। 2x प्लस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये हो गया हमारा एक। दूसरा हो गया क्या हमारा, x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये दो लाइन का इक्वेशन हो गया। हमको क्या लिखना है, ऑब्टयूस एंगल बाइसेक्टर। तो सबसे पहला काम हमको क्या करना है, C पॉजिटिव करना है, जो कि पॉजिटिव ऑलरेडी है। तो अभी हम A1 A2 निकालेंगे, A1 A2 प्लस B1 B2, जो क्या आ रहा है 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। ग्रेटर देन 0 हुआ ना, ग्रेटर देन 0 हुआ। तो हम देख सकते हैं कि हमको एक्यूट एंगल बाइसेक्टर में क्या बताया गया था। देखो बाइसेक्टर ऑफ एंगल, अच्छा यहाँ पे एंगल है, बाइसेक्ट ऑफ द एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। अगर A1 A2 प्लस B1 B2 ग्रेटर देन 0 होगा तो नेगेटिव साइन लो, किसके लिए, एक्यूट एंगल के लिए। नेगेटिव साइन लो एक्यूट एंगल के लिए। अब हम यहाँ पे पॉजिटिव साइन लेंगे क्योंकि मेरे को ऑब्टयूस एंगल पूछा है, ऑब्टयूस एंगल बाइसेक्टर पूछा है। दैट्स ऑब्टयूस एंगल बाइसेक्टर इज, ऑब्टयूस एंगल बाइसेक्टर इज क्या हो जाएगा, 2x प्लस y प्लस 2 बाय 4 प्लस 1 रूट ओवर इज इक्वल टू a1x प्लस b1y प्लस c1 बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट ओवर इज इक्वल टू x प्लस 2y प्लस 3 बाय 1 प्लस 4 का रूट ओवर। हमको लेना है पॉजिटिव साइन, नेगेटिव साइन नहीं लेना है। पॉजिटिव साइन लेंगे तो ही ऑब्टयूस एंगल बाइसेक्टर मिलेगा। कुछ नहीं लिख रहा हूं तो पॉजिटिव बचता ऑटोमेटिकली है। अभी दोनों कैंसिल हो गया, मिला हमको 2x प्लस y प्लस 2 इज इक्वल टू x प्लस 2y प्लस 3, या फिर हम लिख सकते हैं x माइनस y इज इक्वल टू 1। x माइनस y इज इक्वल टू 1 इज द ऑब्टयूस एंगल बाइसेक्टर। सवाल को और भी पूछ सकता है, फाइंड द बाइसेक्टर दैट कंटेन्स ओरिजिन, फाइंड द बाइसेक्टर दैट कंटेन्स ओरिजिन। तो पहले पता करो कि ओरिजिन कहां पे है। ऑब्टयूस एंगल में है तो ऑब्टयूस एंगल बाइसेक्टर निकालो, अगर ओरिजिन एक्यूट एंगल में है तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर निकालो। तो अपना माइंड में सेट करके रखना है कि एक्यूट एंगल बाइसेक्टर के लिए क्या बताया गया हमको और ओरिजिन कहां पे है कैसे पता चलेगा। ये दो चीज याद रख लोगे तो क्वेश्चन जैसा भी तय कर सकते हैं। एक्यूट एंगल बाइसेक्टर दिया होगा डायरेक्ट वो भी कर सकते हो, ऑब्टयूस एंगल दिया होगा वो भी कर सकते हो, बाइसेक्टर कंटेन्स ओरिजिन दिया होगा वो भी कर सकते हो। गॉट इट? चलो अगला सवाल, फाइंड द बाइसेक्टर बिटवीन द लाइंस दिस एंड दिस इन व्हिच ओरिजिन लाइज। तो अभी भी हमारे पास जो दो इक्वेशन दिया है वो दो इक्वेशन क्या क्या है देखते हैं। 3x प्लस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है ना। दूसरा हो गया 12x माइनस 5y और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो दो इक्वेशन दिया है वो दो इक्वेशन से हम देख रहे हैं कि C यहाँ पे भी पॉजिटिव है दोनों में, तो इसमें कोई छेड़छाड़ अभी करना नहीं है। अभी A1 A2 प्लस B1 B2 देखना है। A1 A2 प्लस B1 B2 इज इक्वल टू 36 माइनस 20 इज इक्वल टू 16। A1 A2 प्लस B1 B2 इक्वल 36 माइनस 20 इक्वल 16 ग्रेटर देन 0। Therefore, origin lies in obtuse angle. Therefore, origin lies in obtuse angle. ठीक है, origin obtuse angle में,
तो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर कैसे निकालेंगे? नेगेटिव पॉजिटिव साइन लेना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव साइन तो हमारा क्या एक्यूट एंगल बाइसेक्टर के लिए, तो पॉजिटिव साइन लेना पड़ेगा। तो अब देयर सो ऑब्ट्यूज सो इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर containing origin ओके, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर containing origin क्या होगा? 3x plus 4y plus 2y 9 plus 16 root over is equal to प्लस साइन लेना पड़ेगा ना, प्लस साइन लेंगे तो 12x minus 5y plus 1 by 144 plus 25 root over। तो ये तो आ गया हमारा 5, ये आ गया हमारा 13, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 13 into 3 39x plus 52y plus 26 is equal to, इधर 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 60x minus 25y plus 5। बस लास्ट लाइन लिखना है हमको। ये 39 उधर चले जाएगा, 21x हो जाएगा, ये उधर चले जाएगा, माइनस 67x हो गया, उसके बाद प्लस 5 माइनस 21 इज इक्वल टू 0। आ गया समझ में सबको? ये सुनो, चलो अगला देखते हैं। ये तो हम पढ़ लिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या है। अब ये तो हमको पता चल गया कि ओरिजिन कहां पे रहता है, कैसे बात करेंगे। प्रोसीड टू फाइंड बाइसेक्टर कंटेनिंग x1 y1। ठीक है, अब x1 y1 जहां पे है वो बाइसेक्टर कैसे पता करेंगे? x1 y1 कैसे है जहां पे है वो बाइसेक्टर कैसे पता करेंगे? a1 x1 प्लस b1, मतलब ये जो पॉइंट होगा ना, ये पॉइंट दोनों लाइन में ही डाल देना है, ये पॉइंट दोनों लाइन में ही डाल देना है। कुछ अलग सिचुएशंस का पहले जो बताए, कुछ सिचुएशन को याद करना नहीं है, कोई भी सिचुएशन याद करना नहीं है, बस सीधा डायरेक्ट यहीं से करना है। पॉइंट दोनों लाइन में डाल देना है। अगर ग्रेटर देन 0 आएगा तो पॉजिटिव साइन ले लो फॉर्मूला से, और नेगेटिव साइन ले लो अगर लेस देन 0 आएगा। तो फिर हमको वो बाइसेक्टर मिल जाएगा जिस बाइसेक्टर में x1 y1 टाई करता होगा। ऑब्वियसली x1 y1 ना पहला लाइन का ऊपर होगा ना दूसरा लाइन का ऊपर होगा, पहला लाइन में भी नहीं होगा, दूसरा लाइन में भी नहीं होगा, क्योंकि किसी का ऊपर भी रह गया ना तो ये 0 हो जाएगा या फिर ये 0 हो जाएगा। तो ग्रेटर देन लेस देन का तो सवाल ही नहीं। तो ये याद रखना है सबको कि ओरिजिन कोई भी पॉइंट, मतलब वो बाइसेक्टर निकालो जिसमें एक पॉइंट है, तो उसके लिए सीधा सीधा पॉइंट दोनों इक्वेशन में पुट कर देना है। ग्रेटर देन 0 आ गया तो पॉजिटिव साइन ले लो, और लेस देन 0 आ गया तो नेगेटिव साइन ले लो, तो वो बाइसेक्टर मिल जाएगा। क्लियर? इसका यूज कर सकते हैं हम लोग, इसका यूज हम कर सकते हैं ओरिजिन के लिए भी। अगर बाइसेक्टर कंटेंस ओरिजिन है, इसको याद नहीं रखोगे यार तो भी याद इसको यूज करके कर सकते हैं। यहां पे x1 y1 का जगह में 0 0 डाल दो, तो c1 into c2 ग्रेटर देन 0 हुआ तो पॉजिटिव साइन ले लो, और c1 into c2 लेस देन 0 हुआ तो नेगेटिव साइन ले लो। काम खत्म। एक्यूट एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन मिल जाएगा। क्लियर हो गया? चलो अब वो क्वेश्चन करते हैं जो हम छोड़ दिए थे, थोड़ा लेंदी होगा बोले थे, जो उस क्वेश्चन को करते हैं। तो बोला है कि β2 lies inside a triangle with sides this then find बीटा। यहां पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं पहले, और वो ट्रायंगल में वो तीनों जो साइड दे दिया उसको लिखता हूं मैं पहले। x plus y minus 4 is equal to 0, x plus y minus 4 is equal to 0। दूसरा हो गया हमारा क्या, 3x minus 7y plus 8 is equal to 0। और तीसरा हो गया हमारा क्या, 4x minus y
4x माइनस y माइनस 31 इज इक्वल टू 0। और मान लेते हैं ये जो ट्राइंगल है इसका नाम है क्या है, BC, और इसका बीच में एक पॉइंट है, इसका बीच में एक पॉइंट है, वो क्या है, बीटा 2। क्वेश्चन बोला है कि क्या कंडीशन है कि बीटा 2 जो है ना ये ट्राइंगल के अंदर रहेगा। ये हमको दिखाना है कि बीटा 2 इस ट्राइंगल के अंदर रहेगा, उसके लिए कंडीशन है। मैं पहले काम करता हूं क्योंकि समझाऊंगा फिर वो निकालूंगा, फिर वो करने से फिर भूल जाओगे। सबसे पहले मैं काम करता हूं, ये A B C पॉइंट निकाल लेता हूं, उसके बाद मैं समझाऊंगा क्या करना है। A पॉइंट निकालने के लिए ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, B ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, और C ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो फिर A हम स्टार्ट करते हैं फॉर A और A। हम दोनों लाइन का इक्वेशन लिखते हैं। A के लिए हम क्या करते हैं, पहले दोनों लाइन का इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। क्या क्या इक्वेशन, x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और ये बला है 3x माइनस 7y, उसके बाद प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का दो तरीका, या तो फॉर्मूला या फिर सॉल्व। फॉर्मूला समझ जाओगे, याद करोगे तो बढ़िया है, नहीं याद करोगे तो कोई बात नहीं, सॉल्व कर लेना इक्वेशन, थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पे मैं सीधा फॉर्मूला डालता हूँ। क्या है फॉर्मूला, ए पॉइंट कैसे मिलेगा, B1C2 माइनस B2C1। क्या है, B1C2 माइनस B2C1। B1 इंटू C2 मतलब 8 आ गया, माइनस B2C1 मतलब 28 माइनस 28, बाय क्या होता है A1 B2 माइनस A2 B1, A1 इंटू B2 1 इंटू माइनस 7 माइनस 7 माइनस A2 जो कि 3 है, B1 1 है, सो 3। ये हमारा A के लिए x कोऑर्डिनेट मिल गया। फिर C1 A2 माइनस C2 A1, C1 इंटू A2 माइनस 4 इंटू 3 माइनस 12 माइनस C2 A1 8 डिवाइडेड बाय नीचे हमारा आ गया माइनस 7 और ये माइनस 3। चलो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमको क्या मिलता है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमको क्या मिलता है, माइनस 20 बाय माइनस 10 दैट इज 2 कोमा ये हमारा फिर से 2। तो A का पॉइंट मिल गया हमको 2,2, A इज योर 2,2। अब हम B निकालेंगे फॉर B निकालेंगे तो B फिर से दो लाइन का इंटरसेक्शन है, B हमारा दो लाइन का इंटरसेक्शन है, ये दो लाइन का देखते हैं। B दोनों लाइन को लिख के x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और क्या दिया है 4x माइनस वाई माइनस 31 इज इक्वल टू 0। अच्छा यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ना, सॉल्व करने मेरे लिए आसान हो रहा है तो मैं सॉल्व कर लूंगा, इन दोनों को ऐड करने से y कैंसिल हो गया। तो 5x माइनस 35 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 7। तो इसका वैल्यू अगर यहाँ पे पुट कर देता हूँ 7 प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो इसमें से हमको y का वैल्यू मिल गया कितना, माइनस 3। तो फिर हमारा B पॉइंट जो है ना 7, माइनस 3 हो गया, 7, माइनस 3। तो A मिल गया, B मिल गया, 7, माइनस 3। अब हम निकालते हैं C पॉइंट। क्या निकालेंगे, C फॉर C पॉइंट निकालेंगे तो C किस किस का इंटरसेक्शन है, ये दोनों का। तो लिखते हैं क्या, 3x प्लस नहीं माइनस 7y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, और साथ में क्या है 4x माइनस y माइनस 31 इज इक्वल टू 0। अब किसी को भी इस्तेमाल कोई भी फॉर्मूला मेथड यूज कर सकते हो, फॉर्मूला या फिर सॉल्व। जिसको फॉर्मूला याद नहीं है तो सॉल्व करना पड़ेगा मजबूरी में, तो अभी फॉर्मूला में डालता हूं इसमें
तो C का वैल्यू क्या मिल जाएगा, B1C2 जो कि A इंटू ए हो रहा है 217 हो रहा है, 217 माइनस B2C1 ये 8 हो गया प्लस 8 डिवाइडेड बाय A1P2 माइनस 1 और ये हो जाएगा हमारा प्लस 28 इनफैक्ट, ये हो गया हमारा दिस। देन C1A2 32 प्लस ये हमारा आ जाएगा कितना 93 डिवाइडेड बाय इट इज कमिंग माइनस 1 नहीं है ना -3 -3 प्लस 28 और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो मेरे को मिल रहा है कितना 225/25 जो कि 9 हो गया और ये हो गया हमारा कितना 125/25 कि 5 हो गया। तो ये पॉइंट हमारा 9,5 मिला। चलो ये पॉइंट तीनों मिल गया। अब मैं समझाता हूं कि ये पॉइंट इसके अंदर में कैसे कब हो सकता है। ध्यान से देखो, अगर ये पॉइंट इसके अंदर होना है तो BC का सेम साइड में ये दोनों पॉइंट होना चाहिए। इस पॉइंट का नाम D लिख देता हूं। A और D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC। BC का सेम साइड में रहेगा तो A और D तो होगा ऐसे, लेकिन खाली BC का सेम साइड में होने से नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है ये ऊपर चल जाएगा। ये पॉइंट अगर यहां पे होगा तो भी तो सेम साइड में जाता है, तो AB का भी सेम साइड में होना चाहिए C और D और AC का भी सेम साइड में होना चाहिए B और D। मतलब जो भी लाइन लोगे उसका ऑपोजिट वर्टेक्स और वो पॉइंट सेम साइड में होना चाहिए उस लाइन का। तो ये कंडीशन हमको अप्लाई करना पड़ेगा। if beta comma 2 are to be inside the triangle ABC, if beta comma 2 are to be the inside the triangle ABC, then क्या होगा, AD and D are same side of BC, B and D are same side of AC और C and D are same side of AB। तो ये हमारा कंडीशन बनना चाहिए, ये जो है ना हमारा कंडीशन बनना चाहिए। ये तीन कंडीशन को निकालने का बाद एट द एंड जो तीनों को सेटिस्फाई करेगा वो आंसर होगा। तो मैं पहला को लिखता हूं, है ना। हम देखते हैं कि BC साइड का इक्वेशन क्या ये, इसमें ये दोनों पॉइंट पुट हो जाएगा। 2 एक बार पुट होगा, बीटा 2 एक बार पुट होगा, तो 2 पुट करते हैं। तो 2 पुट करने से कितना होगा 8 - 2 - 31, तो 8 - 2 - 31, 8 - 2 - 31 इनटू, अब हम पुट करेंगे कौन सा, बीटा 2। बीटा 2 पुट करने से क्या होगा 4 बीटा - 2 - 31, 4 बीटा - 2 - 31 ग्रेटर देन 0। अब ये वाला पार्ट क्या हो गया बताओ तो, ये हो गया 4 माइनस नेगेटिव हो रहा है, ये माइनस कितना -23 हो रहा है इनटू 4 बीटा - 33 ग्रेटर देन 0। तो ये माइनस साइन है, इसको अगर उड़ा दोगे यहां से तो यहां पे इक्वलिटी साइन से हो जाएगा। 4 बीटा - 33 लेस देन 0, 4 बीटा लेस देन 33, तो बीटा का वैल्यू लेस देन 33/4। फिलहाल हमको ये मिला, बीटा का वैल्यू 33/4 से कम होना चाहिए। अब दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा वाला हमारा क्या है,
B और D on the same side of this। तो पहले B पुट करते हैं। B पुट करेंगे तो क्या होगा? B का वैल्यू 7 माइनस 3 है, तो ये हो जाएगा कितना? 7 पुट करने से 21 प्लस 8, तो 21 प्लस 8 इनटू, उसके बाद क्या है? बीटा 2 पुट करेंगे। बीटा 2 पुट करने से कितना हो रहा है? 3 बीटा माइनस 14 प्लस 8, 3 बीटा माइनस 14 प्लस 8 ग्रेटर देन 0। इसमें से ये मिल गया हमको 50 इंटू 3 बीटा माइनस 6 ग्रेटर देन 0। तो ये 3 बीटा माइनस 6 ग्रेटर देन 0 हो गया, 3 बीटा ग्रेटर देन 6 हो गया, बीटा ग्रेटर देन 2। तो दूसरा में से हमको ये कंडीशन मिला। अब हम तीसरा का यूज करते हैं। तीसरा C और B ऑन द सेम साइड ऑफ दिस। तो पहले C पुट करते हैं, 9 और 5, 9 प्लस 5 माइनस 4, 9 प्लस 5 माइनस 4 इंटू बीटा प्लस 2 माइनस 4 ग्रेटर देन 0। जिसमें कि ये तो पॉजिटिव है ही, 9 प्लस 5 हो गया 14 इंटू माइनस 4 इंटू बीटा माइनस 2 ग्रेटर देन 0। तो योर बीटा माइनस 2 ग्रेटर देन 0 या फिर बीटा ग्रेटर देन 2 आया। तो आपको क्या करना है? अभी ये तीनों का इंटरसेक्शन लेना है जो हमको फाइनल आंसर देगा। ये तीनों का इंटरसेक्शन लेके हमको फाइनल आंसर मिलेगा। तो देखते हैं क्या होगा। इसका हिसाब से ये दोनों सेम है, तो पहले उसको लिख लेता हूं। ये हमारा 2 है और 33/4, 33/4 इज कमिंग समथिंग 8 पॉइंट समथिंग आ रहा, तो ये आगे आ जाएगा काफी, यहाँ पे आ गया। तो हम लिख सकते हैं अभी ये हो गया 2, ये हो गया 33/4। सो ये बोल रहा है 2 से ज्यादा, ये बोल रहा है 2 से ज्यादा। चलो उसका हिसाब से ले लेते हैं। ये सब चल रहा है और ये बोल रहा है क्या? 33/4 से कम। ये बोल रहा है 33/4 से कम, मतलब ये बोल रहा है ऐसे जाएगा। अब हमको वो रीजन लेना है जहां पे कि दोनों कलर का लाइन जा रहा होगा। कॉमन रीजन हमको लेना है, और वो कॉमन रीजन हमको क्या दिखाई दे रहा है? 2 से लेकर 33/4। Therefore बीटा का वैल्यू जो हो गया, बीटा बिलोंग्स टू 2, 33/4, जो कि इसका आंसर हो गया। आया समझ में सबको? ये सुन लो।